हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स केमिस्ट्री। सो आज हम मैटर इन आर सराउंडिंग्स चैप्टर यानी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आर सराउंडिंग्स उसके 1 पेज नोट्स देखेंगे। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आगे आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें ये चैप्टर आ रहा है और आपको एक क्विक रिविजन चाहिए जहाँ सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अलॉन्ग विद द नोट्स पार्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करते चलेंगे। सो दिस इज़ फ्रंट एंड बैक 1 पेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर डिटेल में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एक क्विक रिवीजन चाहिए, कम टाइम में आपको ये चैप्टर कवर करना है, उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो लेट्स बिगिन। मैटर, सबसे बेसिक चीज़ मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। वी ऑलरेडी नो दिस, इट इज़ मैटर। सो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिटेल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस से मैटर को 3 मेन स्टेट्स में क्लासीफाई किया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ऑल्दो हम इसके बाद 2 और स्टेट्स भी पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैटर को एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स इनमें डिवाइड किया जाता है। ये वाला पोर्शन ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर में ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही मैटर को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। द सेकेंड इज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। चारों में से एक तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर घुमा के क्वेश्चन इन्होंने पूछना है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ऐसे पूछा जाएगा दैट हाउ डू वी से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल इन साइज। तब आप डिटॉल वाला एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, तब आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं जो ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये वाला अगर आपका क्वेश्चन आया हाउ डू वी इलस्ट्रेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, उसमें हम डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, दैट पार्टिकल्स डिफ्यूज रैपिडली, या फिर स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। द स्मेल स्प्रेड्स रैपिडली ओवर द एंटायर रूम। ठीक है, उससे पता चलता है दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों का भी है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। वो हम कैसे बता सकते हैं? अगेन द सेम एक्सपेरिमेंट, KMnO4 या फिर डिटॉल वाला, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो चारों क्वेश्चंस, चारों प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर इलस्ट्रेशन कि हाउ डू वी प्रूव दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो गया। इसके बाद 2 छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? सो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, द रैंडम जिगजैग मोशन और जिगजैग पाथ ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? मतलब इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते रहते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो हम आगे भी ऐसे स्टडी करेंगे, बट गैसेस में सबसे ज़्यादा हाई, फिर लिक्विड्स में एंड फिर सॉलिड्स में। एंड वन मोर थिंग इज़, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होता है। एंड आगे हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द बेसिक प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का, ऑल्दो एक डायरेक्ट क्वेश्चन कि मैटर को क्लास कैसे आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले पैकिंग के बेसिस पे। सो पैकिंग, सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लिक्विड्स में सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, liquids में particles are loosely packed, and gases में they are very loosely packed. Then on the basis of shape they have definite shape. Solids में definite shape होती है, liquids और gases में definite shape नहीं होती. Volume के basis पे definite volume होती है. In case of solids and liquids they have definite volume, जबकि gases की definite volume नहीं होती. They occupy the shape of the container.
डेंसिटी के बेसिस पे हाई डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, लिक्विड्स की लेस होती है सॉलिड से। डेंसिटी हाई क्यों होती है सॉलिड्स की? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है। लिक्विड्स में डेंसिटी कम है क्योंकि बीच में थोड़े से पार्टिकल्स के बीच में गैप है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस थोड़े से कम है। एंड लीस्ट डेंसिटी होती है इन केस ऑफ गैस। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई विल मेक अ क्विक रिविजन वीडियो। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, फिर लेस होता है लिक्विड्स में, और नेग्लिजिबल बहुत कम होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैस। और यही रीज़न होता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली डिफ्यूजिबल होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजिडिटी के बेसिस पे। तो रिजिडिटी के बेसिस पे सॉलिड्स रिजिड होते हैं जबकि लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का मतलब हुआ कि दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, बहने की उनकी एक टेंडेंसी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड्स हैं दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और लिक्विड्स में थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है, और जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, यहाँ लीस्ट नहीं आना चाहिए, गलती से लिखा गया है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल्स हमारे टाइटली पैक्ड है सॉलिड में तो मोशन नहीं होता, यानी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होएगी, और गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा हाई होगा, लिक्विड्स में कम, और सॉलिड्स में कोई रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपसे ऐसे पूछ लेते, 4 प्रॉपर्टीज़ कोई भी पूछ लेंगे या 3 प्रॉपर्टीज़ कोई भी पूछ लेंगे, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या फिर रिजिडिटी, कोई भी 3-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन में। आपको पता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और हर प्रोसेस का अलग अलग नाम है। जैसे कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस का नाम हो जाता है वेपराइजेशन। और गैस जब लिक्विड में गैस जब डायरेक्टली सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। When solid particles get converted directly into gas without converting into liquid, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, या फिर नैप्थेलीन बॉल्स एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, यानी वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उल्टा प्रोसेस अगर देखें, लिक्विड से सॉलिड बनना, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही गैस से जब लिक्विड बनते हैं, गैस के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, वहाँ से जब लिक्विड बनेगा, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और अगर गैस से सॉलिड बनता है, कई बुक्स में सब्लिमेशन लिखा है, कई बुक्स में डिपोजिशन लिखा है, तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप सब्लिमेशन भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आपको डिपोजिशन वर्ड भी दिखेगा। जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज डिपोजिशन। ठीक है, दोनों वर्ड्स में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो हो गया इंटर कन्वर्जन कि कैसे एक स्टेट दूसरे में कन्वर्ट होएगी। अब टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है आपको पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस इस पे आते हैं। क्या होता है, ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर। ठीक है, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इनके बीच का मोशन इंक्रीज हुआ, तो पार्टिकल्स के बीच की जो वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा होएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर जाएंगे, और जो हमारी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड होगी तो उससे गैस। ठीक है, तो सॉलिड मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, और सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम जूनियर क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपने जनरली वर्ड्स तो सुने होंगे, डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब सॉलिड मेल्ट हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको 273.15 केल्विन बोलते हैं। ये यहाँ पे कन्वर्जन दी हुई है, पहले आप ये कन्वर्जन ही देख लो। यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15, या फिर जनरली हम 273 भी लिख देते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर की यूनिट को कन्वर्ट करना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसे अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ 1.01 इंटू 10⁵, या फिर जनरली शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁵ पास्कल। शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था एग्जैक्टली वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को करना है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स अगेन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको पता ही है, और इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 373.15 केल्विन आएगा, या फिर शॉर्ट में 373 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसी के साथ साथ हमारे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट जो होती है, जैसे कि जब सॉलिड मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, एक पॉइंट के बाद जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर या जो भी थर्मोमीटर, लेबॉरेटरी थर्मोमीटर, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट यूज़ अप हो रही है पार्टिकल्स को चेंज करने में, मतलब ओवरकम करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। सो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम बिकॉज द हीट एनर्जी, जितनी भी हीट एनर्जी है, दैट इज गेटिंग यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट by overcoming the force of attraction between the particles। जो भी हीट एनर्जी है वो चेंज हो रही है in overcoming the force of attraction between the particles, it is considered as hidden heat। इसे हम hidden heat बोलते हैं या फिर latent heat बोलते हैं। ठीक है, latent heat of fusion क्या होएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस आपने देख ही लिया है, जब सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। सो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम प्रेशर पे चेंज नहीं कर रहे, एंड ऑल्सो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑन अ सिमिलर बेसिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होएगी? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट कि वाई द टेम्परेचर डजंट इंक्रीज, साथ साथ मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, वाई द टेम्परेचर डजंट इंक्रीज इवन व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट, वाई इन केस ऑफ सॉलिड, in case of melting of solid the temperature doesn't increase even when we are providing heat। आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज दिस हीट इज गेटिंग यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, दिस इज द हिडन हीट। अब इसी हिडन हीट के बेसिस पे, लेटेंट हीट के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आपका पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। इसमें मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आ जाता है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसका रीज़न ये होगा कि आइस क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट एनर्जी इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है कि दैट स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स, जो बर्न्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टीम से ज़्यादा सिवियर होते हैं दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका रीज़न भी यही है कि स्टीम के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, स्टीम हैज़ मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं।
नेक्स्ट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अब जो हमारी गैशियस स्टेट है उसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। गैशियस में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। जब आपको गैशियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। कम करना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे मतलब इन पार्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो भी देखो ये पास पास आने लग जाएंगे, और सिमिलरली जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। पार्टिकल्स पास पास आ गए तो क्या होगा, उससे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड द गैसियस स्टेट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, इन बोथ द केसेस, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से और प्रेशर के इंक्रीज करने से, दोनों ही केसेस में क्या होता है, द गैसेस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो ये हो गया हमारा हाउ कैन गैसेस बी लिक्विफाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो आगे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है, क्यों? बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें अब जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? प्रेशर के डिक्रीज करने से। देखो बच्चा, जब गैस से आपको सॉलिड या लिक्विड बनाना है तो प्रेशर इंक्रीज करना है, और अगर उल्टा प्रोसेस करना है यानी सॉलिड से गैस बनाना है तो प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। थोड़ा सा वीडियो लंबी होएगी, लेकिन सोचो आपको एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिल रहा है चैप्टर का। सो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। मैं कोशिश करूँगी नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सको ये नोट्स। नेक्स्ट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? इन केस ऑफ लिक्विड्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं उनकी क्या होती है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और क्या होता है, इवापोरेट हो जाते हैं, यानी मूव आउट कर जाते हैं, गैसियस स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो इन केस ऑफ लिक्विड्स द स्मॉल पार्टिकल्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स having higher kinetic energy, जिनकी kinetic energy high हो, they are able to break away the force of attraction between the other particles and gets converted into vapors। तो क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है लिक्विड में, वो क्या करते हैं, ओवरकम कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मूव आउट हो जाते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस हमारा इवापोरेशन कहलाता है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapors at any temperature below the boiling point। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इवापोरेशन का जो प्रोसेस है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ऐसे ही हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उससे कम टेम्परेचर पे हमारे इवापोरेशन का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट इज इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, इसका मतलब ये हो गया जो पार्टिकल्स हैं, जो सिर्फ सरफेस वाले सरफेस मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड की, सबसे ऊपर वाली लेयर्स के पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होंगे, अंदर लिक्विड के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, मतलब सरफेस वाले पार्टिकल्स। और जबकि बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड ही बॉयल हो जाएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स बॉयल होंगे। अगर पानी बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो पूरा का पूरा लिक्विड बॉयल अप हो जाएगा, नॉट जस्ट दी पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। इसका मतलब हो गया कि बल्क फिनोमिना, मतलब पूरा लिक्विड हमारा बॉयल होता है,
ठीक है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस, लेकिन बॉइलिंग को हम फास्ट कर सकते हैं अगर हम हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे भी, एंड बॉइलिंग में नो कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस। आगे मूव ऑन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज करेगा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इंक्रीज, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। जैसे ही सरफेस एरिया बड़ा होगा, जैसे कि हम जब क्लोथ्स डालते हैं, वेट क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए डालते हैं तो उन्हें स्प्रेड आउट करके डालते हैं इवनली। उसका रीज़न यही होता है कि जब हम स्प्रेड आउट करते हैं क्लोथ्स को तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्लोथ्स को जब आप स्प्रेड आउट करके डालोगे तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लोथ्स ड्राई ईजिली ऑन अ हॉट सनी डे। तो उसका रीज़न क्या होता है? टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, सनी डे पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अब ऑलरेडी जब ह्यूमिडिटी है, द एयर अराउंड अस, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द एयर अराउंड अस कैन होल्ड ओनली अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर। जब ऑलरेडी क्वांटिटी ज़्यादा होएगी मॉइस्चर की या वाटर वेपर की, तो और इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे कि ऑन अ रेनी डे, अगर बारिश का मौसम है तो कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी एयर में बहुत ज़्यादा है। सो विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। फोर्थ इज विंड स्पीड। जब हवा ज़्यादा चलती है, अगेन क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं। दैट इज़ विद इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। चारों ही पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप डिटेल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। लास्ट पॉइंट है, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। अब ये क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, जब इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ तो कुछ पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और यही एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। ठीक है, दैट मीन्स इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है दैट वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स? बिकॉज कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ स्वेट। जब वो स्वेट जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, दे एक्सपोज इट टू दी सराउंडिंग्स फॉर ईजी इवेपोरेशन। और आपको पता है इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। जब ईजी इवेपोरेशन होएगी तो हमें कूलिंग सेंसेशन मिलेगी, कूलिंग इफेक्ट आएगा, है ना। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, दस वी फील कंफर्टेबल इन वियरिंग कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, इसलिए कॉटन क्लोथ्स हम वेयर करते हैं जनरली समर्स में। नेक्स्ट इज वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर। एक टम्बलर के आउटर सरफेस में अगर उसमें कोल्ड आइस, कोल्ड वाटर पड़ा हुआ है तो बाहर की तरफ, उसके टम्बलर के बाहर की तरफ, चाहे वो ग्लास है तो ग्लास के बाहर की तरफ आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज देयर इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर है, यानी कुछ ना कुछ वाटर वेपर है। सो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दी आइस कोल्ड टम्बलर, जब वो इस टम्बलर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो एयर के जो गैशियस पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, गैशियस पार्टिकल्स जो एयर में हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज वेपर्स या फिर गैशियस पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इंक्लूड किए। मैंने मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के वो इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। आपको इसके बाद सिर्फ थोड़ा बहुत जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वो देखने पड़ेंगे, बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट है। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग अ सॉलिड। उसका रीज़न यही है दैट नैप्थलीन इज़ अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। सब्लिमेबल सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली
सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. सो नैप्थलीन इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस. नेक्स्ट इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज टू अस सेवरल किलोमीटर्स अवे. या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्मेल ऑफ अगरबत्ती स्प्रेड्स एंटायरली इन द रूम. ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना अगरबत्ती की क्या है, आई एम नॉट वेरी श्योर. हाँ, बट दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ये गैसेस हैं, गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होता है, इसलिए जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं एंटायरली पूरे रूम में या फिर पूरे घर में. सो गैसेस हैव द एबिलिटी टू डिफ्यूज, विच इज़ वाई द स्मेल ऑफ कवरिंग लाइन लिख सकते हो, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, विच इज़ वाई द स्मेल ऑफ अगरबत्ती स्प्रेड्स ओवर द एंटायर रूम. इसके बाद दो छोटे क्वेश्चंस, अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन आता है प्लाज्मा या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का. प्लाज्मा क्या होती है, बहुत हीटेड स्टेट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटिंग. अगर मैं हीटिंग के बेसिस पे डिवाइड करूँ तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट होती है जिसमें बहुत हाई एनर्जी होती है, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, एंड देन वी मूव ऑन टू BC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस. सिर्फ वो पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्कर या शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. डिटेल में अगर आपको प्लाज्मा या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ऑफ न्यूऑन सिग्नल्स. जो न्यूऑन सिग्नल्स होते हैं वो जनरली प्लाज्मा से बने होते हैं, प्लाज्मा उनके अंदर होता है. जो हमारी 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर शॉर्ट में BAC. किसने दी है, SN बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन. इन्हीं दोनों के नाम पे ये स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो इन्होंने क्या किया, दे कूलिंग अ गैस को बहुत ज़्यादा सुपर कूल करते हैं और एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. जब बहुत ज़्यादा, यहाँ लिखी हुई है 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, बहुत 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 लो डेंसिटी पे जब गैस को कूल किया जाता है तब हमारी BC स्टेट बनती है. ठीक है, तो ये हो गई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. दैट इज़ द लास्ट टॉपिक. आई होप आपको वीडियो समझ आई हो. ये हमारे 1 पेज नोट्स थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के. सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. आप सजेशन दे सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना चाहिए. अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.